Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 31st of the October 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज का जो आर्टिकल है द इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट इज एट बेंड पॉइंट। देखा जाए तो हम जब से देख रहे हैं इजराइल और पैलेस्तीन या हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है उससे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल जो है द हिंदू में लिखे जा रहे हैं और इसमें जो है बहुत सारी जो है रिपोर्टिंग भी आ रही है। अगर देखा जाए तो कभी कभी जो पब्लिकेशन वाले लिखते हैं, राइटर लिखते हैं या कोई अन्य व्यक्ति लिखते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस तो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, लेकिन जब कोई एम्बेसडर लिखे किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लिखें, किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वगैरह लिखें या प्रोफेसर वगैरह लिखें, तो स्पेशली जब एम्बेसडर या सेक्रेटरी वगैरह लिखते हैं, ये स्पेशली आईएएस ऑफिसर, तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये लोग कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उससे रिलेटेड होते हैं और इनके व्यू को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन में पेपर सेट करने वाले एग्जामिनर भी रखते हैं। इसलिए हमें इनके व्यू को भी जानना अति आवश्यक है। तो इस आर्टिकल को लिखे हैं टीएस त्रिमूर्ति, जो कि भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन में। और ये जो है यूनाइटेड नेशन में भारत के जो एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन 2020 से 2022 थे। साथ साथ फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन गाजा 1996 टू 98। तो 1996 से 1998 तक ये पैलेस्तीन में जो है गाजा में, स्पेशली जो गाजा स्ट्रिप है उसमें भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव यानी एम्बेसडर के तौर पर काम किए हैं। और फिर 2020 से 2022 तक जो भारत एक तरह से देखा जाए जिसको यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो है लिए मेंबर के लिए जो उसकी चेयरमैनशिप चुना गया था, उसमें ये चेयर भी कर रहे थे। इनका जो आर्टिकल है इसमें देखा जाए अपने पहले प्रायर एक्सपीरियंस को लिखते हैं कि जब ये गाजा में थे, पैलेस्तीन में थे, तो जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, आज स्थिति ये है कि वो बिल्डिंग ढह गई है इस लड़ाई के बीच में। अगर देखा जाए तो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया वो अनएक्सेप्टेबल है और ब्रूटल टेरर एक्ट है। और जो इन्होंने कहा कि जब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये काउंटर टेररिज्म की कमेटी बनी थी उसके चेयरपर्सन थे 2022 में, तो उन्होंने जो है एक रेजोल्यूशन लाया गया, उसमें सभी लोगों ने, सभी पर्सन, सभी मेंबर एग्री हुए थे कि किसी भी तरीके के जो टेरर एक्ट है उससे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी स्तर पर हो, अच्छा 7 अक्टूबर का हो या कोई अन्य भी हो। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें पैलेस्टीनियन काज को भी कंसिडर किया जा रहा है। इनका मानना ये है, जो इंटरनेशनल मीडिया है या अन्य लोगों को देखा जाए तो यहाँ पर इजराइल जो लड़ाई चल रही है वो हमास के नाम पर चल रही है, लेकिन एक्चुअल में जो पैलेस्टीनियन है, जो सिविलियन है, उनको बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी हो रही है, उनकी बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। तो अब इसको जो है किस तरीके से जस्टिफाइड किया जाएगा इजराइल के द्वारा। और इसमें ये भी कंसिडर किया जा रहा है कि जो इजराइल है वो तो बहुत सालों से जो है, दशकों से इजराइल ने जो है पैलेस्तीन के गाजा पट्टी में अपने ऑक्यूपेशन बना रखे हैं। तो क्या इससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर देखा जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 242 और 338 जो है उसमें कहा गया है कि लैंड फॉर पीस, जो लैंड फॉर पीस की जो वहाँ पर शांति स्थापना जो है ज़मीन के बदले जो है शांति स्थापना की बात की गई थी, लेकिन इजराइल ने देखा जाए तो उसमें जो है इस चीज़ से विड्रॉ की। इससे ये कहा गया तो इजराइल जो है वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट जेरूसलम से जो है अपने ऑक्यूपेशन को वापस ले और वहाँ पर जो है पीस या शांति स्थापित किया जा सके और हम उस सिक्योरिटी को रिकग्निशन दें, नॉर्मलसी बनाए, वहाँ पर जो है पीपल के साथ जो है हम नॉर्मलसी बनाए, नॉर्मल रिलेशन बनाए और इजराइल और पैलेस्तीन के जो है एक 2 स्टेट कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए। यानी जो पहले बात होती थी केवल सिंगल स्टेट हो, पैलेस्तीन वाले पहले कहते थे 1948 के टाइम में कि सिर्फ पैलेस्तीन का है, वहाँ पर कोई दूसरा राज्य नहीं बन सकता है। बाद में जो है यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट आया 2 स्टेट का, तो किसी ने नहीं माना, पैलेस्तीन ने भी नहीं माना, इजराइल ने। आज प्रेजेंट टाइम में पैलेस्तीन के लोग कहते हैं कि वहाँ पर 2 स्टेट नेशन की बात की जा रही है। हमास का ही मानना है, क्योंकि 2017 में जो रिवाइज चार्टर आया था उसमें हमास ने भी एक्सेप्ट किया था कि अब जो प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, कंटेक्स्ट, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखा जाए तो 2 स्टेट सोल्यूशन ही वहाँ पर जो है संभव है। अब 1 स्टेट सोल्यूशन का संभावना नहीं है। और इसके लिए कहा गया जो बॉर्डर कैसे डिसाइड किए जाएंगे, तो बॉर्डर कहा गया था जो 1967 में जो बॉर्डर थे वही डिसाइड किए जाएंगे, लेकिन इस पर जो है कोई अभी सहमति हमें दिखती नहीं, बनती ही नहीं दिख रही। अगर देखा जाए 2 स्टेट सोल्यूशन जो है एक शांति स्थापना ला सकती है, तो हमें ये ध्यान देखने होगी कि जो 1 स्टेट सोल्यूशन है वो प्रेजेंट टाइम में जो है रीजनेबल या वायबल नहीं है। अगर देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जिसको जो है हमास ने गाजा में बनाया है, अब उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो इजराइल की जो होस्टेज है वो इसको पहले छोड़े। और दूसरी बात है जो इजराइल जो है ये चीज़ काउंट कर रहा है कि हमारे कितने सिविलियन या नागरिक या आर्मी पर्सन सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, लेकिन वो पैलेस्टीनियन को काउंट नहीं कर रहा। इस क्रम में देखा जाए तो करीब 8,000 से ज़्यादा पैलेस्टीन मारे गए, लेकिन सैकड़ों इजरायली मारे गए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसी तरीके की चीज़ जो है यूक्रेन और रसिया में भी चली। यूक्रेन के करीब 9,600 से ज़्यादा पीपल जो है मारे गए और 20 महीने हो गए अभी भी युद्ध चल ही रहा है। तो ये जो है देखा जाए तो एक्चुअल में जो मीडिया पर्सन है डिफरेंट कंट्री है उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब वहाँ पर कौन किस तरीके से काम कर रहा है ये बड़ी बात है कि लोग वहाँ पर अपने द्वारा बजाय दूसरे के दिमाग से काम कर रहे हैं, इसीलिए कैजुअलिटी और ज़्यादा और ये दो देशों में एक इनिमिटी की भावना बढ़ रही है। ये डीह्यूमनाइजेशन, अगर देखा जाए डीह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया जैसा कि सिंपल सी बात है, जब लड़ाई होगी तो डीह्यूमनाइजेशन ही होगा। तो अगर देखा जाए तो जो गाजा में एक एक्सेप्टेबल किस स्तर तक एक्सेप्टेबल होगा जो गाजा का में जो है टेरर एक्ट जो है हमास के द्वारा किया जाए चाहे इजराइल के द्वारा अटैक किया जाए, तो हमास को जो है नष्ट करने के चक्कर में इजराइल जो है अब पैलेस्तीन के 2.2 मिलियन 22 लाख लोगों पर भी खतरा आ गया है, ऐसा जो है राइटर कह रहे हैं। और इस तरीके से देखा जाता है कि जो है डीह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया एक तरीके से दिखती है और एक पूरी तरीके से वहाँ पर विनाश जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब वहाँ पर क्या है जो बम्बार्डमेंट किए जा रहे हैं उसमें कोई इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पूरी तरीके से किसी को भी देखो मार दो। तो ये तो युद्ध का प्रथम नियम है, किसी को देखो मार दो। वो अलग बात है किताबों में युद्ध नीति धर्म युद्ध की बात की जाती है, लेकिन धर्म युद्ध युद्ध नीति वार जो है के नियम बनाए जाते हैं, क्या ये एक्चुअल में रियल लाइफ में पॉसिबल है? अगर युद्ध नीति ही हो, युद्ध धर्म युद्ध ही हो, तो युद्ध किस बात का? तो युद्ध होता ही इसीलिए है कि कोई नीति नहीं होती है, कोई जो है वहाँ पर रूल रेगुलेशन या धर्म होता ही नहीं है, लेकिन धर्म युद्ध का नाम दे दिया जाता है। आगे देखा जाए तो जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है अब वो भी जो है नहीं मिल रहे हैं पैलेस्तीन के लोगों को, वो जो है ब्लॉकेड कर दिए गए हैं। इजराइल इसके पहले एक आर्टिकल हम डिस्कस किए थे कि इजराइल जो है वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वहाँ का पैलेस्तीन का इजराइल पर ही डिपेंडेंट है। तो इजराइल ने इस समय वहाँ पर जो है वाटर फूड इलेक्ट्रिसिटी मेडिसिन सब पर जो है ब्लॉकेट कर दिया है। तो वहाँ पर एक ह्यूमन ट्रेजेडी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है और वहाँ पर देखा जाए तो हज़ारों लोगों की स्थिति जो है बहुत बुरी है। और स्थिति ऐसी है कि हो सकता है कि जो मास डिस्प्लेसमेंट हो, करीब करीब 1.2 मिलियन जो है पैलेस्टीनियन डिस्प्लेस हो सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि वो जाएंगे कहाँ? अब वो जिस भी देश में जाएंगे वहाँ पर जो रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, उस पर जो है एक ओवरलोड हो जाएगा। ऑन द अरब वर्ल्ड, अब अरब वर्ल्ड की बात की जाए तो जो 1948 से लेकर के 1967 में जो देखा जाए जो वार हुआ था, चाहे उसके बाद जो वार हुए, सारे अरब वर्ल्ड जो है मिलकर के लड़े थे, लेकिन फिर भी ये सब हार गए थे। तो अगर देखा जाए तो अरब वर्ल्ड एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में कोई साथ नहीं दे रहे हैं। वेस्ट जो है हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड से गुजर रहा है और अरब जो है बिल्कुल ही जो है एक साइडलाइन कर दिए हैं पैलेस्तीन को। क्यों? क्योंकि अब देखा जाए तो जो वेस्ट एशिया है वो वेस्ट एशिया का पैलेस्टीनियन इशू न होकर के ईरानियन इशू बन गया। ईरान जो है 1979 से ही, जब से अमेरिका और ईरान में जो है दुश्मनी हुई है, तब से ईरान जो है फोकल पॉइंट रहा है अमेरिका का। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जैसे ही सऊदी अरेबिया और ईरान में दुश्मनी थी वो रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए और इजराइल के साथ अरब का, यूनाइटेड अरब अमीरात का, मिस्र का, जो है लेबनान का, मोरक्को, बहुत सारे देशों का जैसे स्थिति नॉर्मलाइज हो रही है, तो ईरान नहीं चाहता है कि जो है इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने ही हमास को उकसाया है और फिर ये टेरर अटैक हो, उसके बाद से प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन दिख रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में कोई अरब कंट्री जो है इसमें डायरेक्ट साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अब वो सब ऐसा फील कर रहे हैं कि हमें इजराइल के साथ अपने जो है रिश्ते नॉर्मलाइज करने चाहिए, क्योंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है और ये जो गल्फ कंट्री इनके पास ऑयल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम जान रहे हैं हमेशा एक जो यूनाइटेड नेशन के स्तर पर या अन्य ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, हर कंट्री लेवल पर एक जो है बात हमेशा हो रही है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की, और फॉसिल फ्यूल के हम रिमूवल की बात करते हैं। तो अगर फॉसिल फ्यूल को रिमूव कर देंगे तो ये जो अरब वर्ल्ड है जो फॉसिल फ्यूल पर ही इनकी पूरी इकोनॉमी टिकी है, वो जाएंगे कहाँ? तो इसके लिए उनको भी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो भी चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पर एक टेक्नोलॉजी अडाप्ट करें, अदर टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें अगर उनका फॉसिल फ्यूल का बिक्री बंद हो जाए।
तो इसलिए देखा जाए तो अभी सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रे दिख रही है। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, एक्चुअल में उनका कहना है लैंड फॉर पीस हैज़ नाउ बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय पीस फॉर पीस। अब उनका मानना है कि लैंड फॉर पीस का जो है कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, शांति के लिए शांति स्थापना होनी चाहिए। और इसके लिए उनका जो है कहना है कि रियल इशू जो है वेस्ट एशिया में ईरान न होकर के अब पैलेस्तीन न होकर के ईरान हो गया, क्योंकि इजराइल और ईरान में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी हमेशा से रही है। इसलिए पैलेस्तीन स्टेटहुड की बात की जाए तो अभी जो नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट हो रहे हैं डिफरेंट कंट्री के इजराइल के साथ, उसमें सिर्फ फुट नोट में है, यानी मेन पैराग्राफ या मेन आर्टिकल में नहीं है। इस बात की संभावना है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है वो फुट नोट भी न रहे। अब नॉर्मलाइजिंग की बात करें, जो रिश्ते नॉर्मलाइज किए जा रहे हैं इजराइल के जो डिफरेंट के कंट्री के साथ, उसमें पैलेस्तीन को इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, उसके नाम लिए जाते हैं लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि अब ये कंट्री भी थोड़ा सा अपने आप को लिबरल गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको इस चीज़ों को अप्लाई करने की भी आवश्यकता महसूस हो रही है। अब देखा जाए इजराइल में, तो इजराइल में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही हैं, उन्होंने जो है टू स्टेट सोल्यूशन को जो है खुद उनका मानना है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस तरीके की लेना। प्रेजेंट टाइम की देखा जाए तो जो करंट अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है इजराइल में, वो तो एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन उसका है कि हम जो है किसी भी तरीके से टू स्टेट सोल्यूशन को वो डिक्लेयर ही नहीं करेंगे, उसका वो विरोध करते हैं, डायरेक्ट विरोध करते हैं टू स्टेट नेशन के सोल्यूशन का। हाउ इल्स कैन वन एक्सप्लेन द untrammeled expansion of the settlement and creating facts on the ground with everyone watching helplessly this transgression of United Nations Security Council Resolution 2334। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 2334, इसमें जो है अगर देखा जाए तो किस तरीके से जो सेटलमेंट हो रहे हैं, जो इजराइल के द्वारा सेटलमेंट हो रहे हैं गाजा स्ट्रिप में चाहे पैलेस्तीन के हिस्सों में, क्या उनको जो है हम रोक सकते हैं? जो पैलेस्तीनियन हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्या उसे हम रोक सकते हैं? तो क्या इजराइल जो है फंडामेंटली ऐसा करेगा? जो अगर देखा जाए तो जो हमास है, एक्चुअल में हमास को जन्म देने वाला इजराइल ही है। जैसे ओसामा बिन लादेन जो लादेन था, जो हमारे यहाँ पर एक अलकायदा का गठन हुआ, अलकायदा को जन्म देने वाला अमेरिका ही था। लेकिन उसी अलकायदा ने जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका में हमला किया, तब से अलकायदा और अमेरिका दुश्मन हो गए। इसी तरीके से हमास जो है, ये हमास को जन्म देने वाला, उसको जो है नर्चर करने वाला इजराइल ही है। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फतेह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने जो है बाद में जो लेटर में प्रेसिडेंट वहाँ के बने यासिर अराफात, उन लोगों को जो है हराना चाहता था इजराइल। तो उनको हराने के लिए वहीं पर एक गुटबाजी करने के लिए ऐसा किया गया, हमास को जन्म दिया गया। लेकिन बाद में जो है हमास की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और आज की सिचुएशन ये है कि हमास स्वयं को पैलेस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव मानता है और जो है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उसको जो है अब इस समय उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। तो अब जो है ये देखने वाली बात है कि जब इजराइल ने स्वयं उसको जन्म दिया, आज उसी से लड़ रहा है, उसको समाप्त करने की बात कर रहा है। लेकिन उसी चक्र में देखा जाए तो काल चक्र ऐसा घूम रहा है कि इजराइल जो है पूरे पैलेस्तीन को ख़त्म करने में उतारू है, ऐसा राइटर का मानना है। अगर देखा जाए तो द योम किपुर वार ऑफ 1973 लेड टू द इजराइल इजिप्ट कैंप डेविड एकॉर्ड इन 1978 विद द प्रॉमिस ऑफ पैलेस्टीनियन सेल्फ रूल। तो जो योम किपुर वार 1973 में हुआ था, उसके बाद जो इजराइल इजिप्ट ने देखा कि हम जो है बहुत ज़्यादा उसके पड़ोसी देश है और बहुत ज़्यादा जो है हम पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से उसी का नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो मिस्र का इजिप्ट का पूर्वी हिस्सा है, जहाँ नील नदी के पूर्व हिस्सा है, सिनाई प्लेट्यू है, जो सिनाई प्रांत है, एक्चुअल पर उसके बहुत बड़े हिस्से पर उसी युद्ध में इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब इजराइल उसको भी अपने देश में शामिल करना चाहता था। तो मिस्र के लिए, इजिप्ट के लिए संकट क्रिएट हो गया कि वो हमारा भी क्षेत्र ले लेगा, पैलेस्तीन को बचाने के चक्कर में हम अपना ही क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है गंवा देंगे। तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुए, एक कार्ड जो 1978 में हुए, उसमें ये तय किया गया कि मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, इजराइल को जो है पैलेस्तीन, उसने अपने रिश्ते नॉर्मलाइज किए और उसने कहा कि हम पैलेस्तीन के जो है कॉन्सेप्ट की बात तो करेंगे लेकिन उसकी तरफ से लड़ाई नहीं करेंगे। तो इजराइल ने क्या किया, इस मिस्र के जो हिस्सा था सिनाई प्रांत को, उसे छोड़ दिया। उसे करीब एक छोटा सा स्ट्रिप उसने अपने पास रखा जो कि रेड सी से डायरेक्ट कनेक्शन देता है
मिस्र को, यानी सॉरी इजराइल को। अब इजराइल जो है रेड सी में डायरेक्ट अपना कनेक्शन रखता है, तो वहाँ पर वो जहाज ला सकता है, अपने जो है बंदरगाह बना लिया है। तो वो जो है बहुत छोटा सा हिस्सा ले लिया, करीब करीब 30 किलोमीटर के पास का है, और वापस कर दिया। इसी में कहा गया था कि पैलेस्तीन जो एकार्ड हुआ था 1978 में, 1978 में, उसी में कहा गया था कि जो पैलेस्तीन को सेल्फ रूल की जो है प्रॉमिस दिया गया था, उसको सेल्फ रूल करने दिया जाएगा। When nothing happened, इंटिफेडा केम इन 1978, हमास केम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो है हमास आ गया, फिर ओस्लो एक ऐड होते हैं 1993 और 1995 में। तो वहाँ पर जो है ये प्रॉमिस किया गया कि फ़लस्तीन को एक फ़लस्तीन अथॉरिटी को सेल्फ रूल दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में पूरी तरीके से ऐसा नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो गाजा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखा जाए तो एक प्रेजेंट टाइम में एक ओपन एयर प्रिजन बन चुका है। और आगे अगर देखा जाए तो हमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि भारत सरकार का क्या स्टैंड है, क्या भारत सरकार जो है उसमें क्या कर रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि वहाँ पर जो है सिविलियन की कैजुअलिटी हो रही है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन डिजास्टर क्रिएट हो रहे हैं, और एक ऐसा जो है नेशन पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात की जाए तो वहाँ पर जो कालचक्र चल रहा है वो कुछ अलग ही दिशा में चल रहा है। तो वो जो है वहाँ पर जो भी टेंजिबल चीज़ें हैं उसे जो है हमें देखने की जरूरत है, कोई फॉल्स प्रॉमिस करने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता रहा है। भारत सरकार कभी भी 1 स्टेट की बात नहीं करता, और भारत सरकार ने दोनों ही देशों के साथ अपने रिश्ते को सामान्य रखने की कोशिश की। लेकिन भारत ने हमेशा से जो टेरर अटैक है उसके जो है विरोध में रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेररिज्म से खतरा हमारे लिए हम ही ग्रस्त हैं। इसलिए भारत क्या है, अपने पड़ोसी से ही खतरा है। इजराइल को भी अपने पड़ोसी से खतरा है, लेकिन किसी भी तरीके से टेरर अटैक हो तो वो खतरनाक हर देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। परंतु भारत ने जो अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत को जो अरब वर्ल्ड की भी आवश्यकता है। भारत जो है इजराइल से अपने रिश्ते नॉर्मलाइज रखा है, अरब वर्ल्ड से भारत के रिश्ते अच्छे हैं। और जब प्रेजेंट टाइम में अरब और इजराइल जो है अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो भारत के लिए जो है प्लस पॉइंट है। इसलिए भारत जो है प्रेजेंट टाइम में अपने इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है, ये तो मेरा मानना है। अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में ग्रुपिंग भी चल रही है I2U2, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। तो इससे क्या होगा, रिश्ते और नॉर्मलाइज होंगे। इससे हो सकता है इस ग्रुपिंग में अन्य भी कंट्री जैसे स्पेशली सऊदी अरेबिया आ जाए। तो ये जो है भारत के लिए भी फायदा है, क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये हमारे लिए फ्यूचर सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट है, और जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी ये जो है गल्फ कंट्री पर डिपेंडेंट है। इसलिए हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन देशों के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज रखना। और रही बात टेररिज्म की, तो टेररिज्म अगर कहीं भी होता है तो एक तरीके से ह्यूमन ट्रेजेडी है, और चाहे गाजा में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे कि दुनिया के किसी अन्य देश में हो, ये हमेशा मानवता के लिए खतरा है। नेक्स्ट आर्टिकल है लास्ट वॉइस। तो लास्ट वॉइस में देखा जाए तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो भारत की पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पर, अगर हम हमेशा जो है किसी दोनों पक्ष में अपने वॉइस को रेज नहीं करेंगे किसी एक पक्ष की तरफ, तो हो सकता है हमारी वॉइस लास्ट हो जाए। तो प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, जो गाजा में अभी वोटिंग हुई है, यूनाइटेड नेशन में गाजा के रेफरेंस में जो वोटिंग हुई है उसमें भारत ने एब्सटेन रहा है। जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारत उसमें जितने रेजोल्यूशन है भारत उसमें जो है एब्सेंट रहा है। तो देखा जाए तो भारत जो है पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड का सबसे जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम हैं, 5th नंबर पर हमारी इकोनॉमी है। हम स्पेस साइंस में 4थे नंबर पर है, न्यूक्लियर जो है रिसर्च में भी, न्यूक्लियर पावर में भी हम 4थे-5वें नंबर पर हैं, रेल के मामले में बड़े नंबर हैं, हाईवे के नंबर में मामले में बहुत बड़े हैं। तो अगर बहुत सारी चीज़ों में अगर हम टॉप 4, टॉप 5, टॉप 10 में हैं तो हमारी अपनी एक वॉइस होनी चाहिए। चाहे भले ही हमारी जो है वॉइस एक यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर के रूप में भले नहीं है, लेकिन हम एक मेंबर हैं, और जो हमारे देश की जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है उसमें हमें अपनी वॉइस को और रेज करना चाहिए। तो जो टेररिज्म का मामला है इसमें तो भारत सरकार को और आगे आनी चाहिए, और जो यूनाइटेड नेशन में अभी एक रेजोल्यूशन हुआ है भारत उसमें एब्सेंट रहा है। अब देखा जाए तो जो बहुत सारे डेथ हो रहे हैं, जो वायलेंस हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल सॉलिडरिटी लाया जाए। तो देखा गया है कि जो ब्रिक्स नेशन में है, चाहे ब्रिक्स कंट्री जो एक्सटेंडेड ग्रुप बन रहे हैं, चाहे बहुत सारे नेबरहुड कंट्री हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, करीब करीब 120 देशों ने जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आया है उसमें उन्होंने उसके रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया। इस बात से जो है अगर देखा जाए तो इंडिया को जो है इस बात को जो है ऑप्शन देखने की आवश्यकता थी
कि एक्चुअल में हमें एब्सेंट रहना चाहिए या उसमें हमें वोटिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर हम दोनों में से किसी एक पक्ष को नहीं चूज करते हैं तो हम ऑटोमेटिक वहाँ से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी एक पक्ष को चुनना ही चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं भारत के पार्लियामेंट में जब कोई बिल आता है तो कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ एब्सेंट नहीं जो है उसको नो नहीं जवाब देती। उनका खुद जो है उस पर स्टैंड है कि अगर उनकी गवर्नमेंट हो तो कुछ उस तरीके की पॉलिसी आएगी तो यही माना जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, वोट नहीं देते हैं, वहाँ से हाउस से निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक बहुत गलत परंपरा को जन्म दे रहा है। तो भारत सरकार ने भी क्या किया यहाँ पर, उससे जो है वोटिंग से जो है दूर रहा है। अब रेजोल्यूशन में क्या था, रेजोल्यूशन में था प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियन एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन। तो इसमें जो है एक पैराग्राफ जो है इंक्लूड किया जा सकता था, कंडेमनिंग ऑल एक्ट ऑफ वायलेंस एम्ड एट पैलेस्टीनियन एंड इजरायली सिविलियन इंक्लूडिंग ऑल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड इनडिस्क्रिमिनेट अटैक। तो ये अगर हम इंक्लूड कर देते तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाता कि कहीं पर भी अगर जो वायलेंस हो रहे हैं, टेररिज्म एक्ट, टेरर एक्ट हो रहे हैं, वो एक पूरे वर्ल्ड के लिए अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन भारत सरकार ने वहाँ से दूरी बनाने में अपना जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझा। अगर देखा जाए तो भारतीय लीडरशिप को ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कनाडा ने किया। लेकिन कनाडियन प्रपोजल जो वहाँ पर फेल हो गया, लेकिन उसके जो है 2/3 मेंबरशिप वहाँ पर चाहिए, लेकिन उसका नहीं हो पाया। लेकिन भारत इसका जो है एक मोशन ला सकता था, जो एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट के रेफरेंस में, जिसमें भारत कह सकता था कि एक रेफरेंस जोड़ा जाए कि जो 7 अक्टूबर को अटैक हुए हैं वो जो है उसमें इंक्लूड किया जाए कि उसमें हमास का भी गलती है, उसने एक टेरर अटैक किया है। जैसा कि फ्रांस ने ऐसा ही किया। फ्रांस ने क्या किया, वोटिंग किया, लेकिन उसमें इस चीज़ को उसने एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट को ऐड कर दिया। अगर भारत एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट की बात की जाए तो भारत जो है हो सकता था हमास का नाम न ले और सीधे टेररिज्म का नाम ले लेता, टेरर अटैक की बात कर देता तो पूरे वर्ल्ड के लिए हो जाता, या चाहे तो नाम भी ले डिजिग्नेट कर भी सकता था या उसको छोड़ भी सकता था। लेकिन नई दिल्ली ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब देखते हैं, अगर भारत जो है चाहता है एक बहुत स्ट्रांग लाइन बनना चाहता है, एक फाइटिंग टेररिज्म की बात अगर करें तो हमें रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में या पक्ष में वोट देना चाहिए। जैसे रेजोल्यूशन के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल ने वोट दिया, भारत भी वोट दे देता, अच्छी बात होती, हमारे इजराइल के साथ अच्छी दोस्ती। और हम टेररिज्म के मामले पर उसके जो है अगेंस्ट वोट देते, या अगर भारत को लगता कि हमारे पहले इजराइल से रिश्ते खत्म हो रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन था, तो हमारे हिसाब से तो अगर जो है अगेंस्ट में वोटिंग कर देता तो भारत का फायदा रहता, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट, यूके और इजराइल तीनों हैं जो कि भारत के अच्छे दोस्त हैं। अगर देखा जाए जो एब्सेंट है ये क्या इंडिकेट करता है, इस एक्चुअल में ये एक सेफ पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है एक्चुअल में, कि किसी तरीके से हम वायलेंस जो इजराइल पैलेस्टीन में हो रहे हैं उसके दोनों में से हम किसी तरफ नहीं है, एक सेफ पोजीशन है। लेकिन अगर इतना सेफ खेलेंगे हो सकता है फ्यूचर में जो है साइड लाइन कर दिए जाए, साइड होते होते कोई व्यक्ति खुद ही साइड हो जाता है। इसलिए इस बात को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देखा जाए भारत की इंटरनेशनल फोरम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पकड़ नहीं रही है। इसी वजह है कि हमें जो है वर्ल्ड लेवल पर जो कॉन्फ्रेंस होते हैं भारत में नहीं होते हैं, ओलंपिक भारत में नहीं होता है, और बहुत सारे खेलों का आयोजन भारत में नहीं होता है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट की बात करते हैं उसमें भारत में आयोजन नहीं होता है, किसी भी तरह के बड़े सम्मेलन भारत में नहीं होते हैं। ये सब एक ही रिप्रेजेंट करता है कि भारत को पूरे वर्ल्ड जो है साइडलाइन करती रही है। लेकिन जब हमें मौका मिला है प्रेजेंट टाइम में तो हमें इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज फिर से वो हो सकता है फ्यूचर में साइडलाइन हो जाए। इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखें। जैसा कि हमें देखा जाए एशियन वर्ल्ड बैंक जो है, ब्रिक्स बैंक, या जो छोटे जैसे सिंपल से देखे जाए तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, अगर एशियन लेवल पर भी बन रहे हैं तो उसमें भारत का जो है उसमें मुख्यालय नहीं बनाए जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एशियन बैंक जो है मनीला में बना, फिलीपींस में। इस तरीके से देखा जाए तो भारत में अगर G20 मीटिंग हुई तो चाइना डायरेक्ट विरोध कर रहा था। इसलिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एक एक्टिव पर्सन बनने की जरूरत है, न कि साइड में जाने के, चाहे भले ही अगेंस्ट में वोटिंग करें, क्योंकि वो फोर फ्रंट पर रहना आवश्यक है कि हम या यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, हम वोटिंग करेंगे, न कि हम साइड में चले जाएंगे। ये बहुत खराब परंपरा है मेरे अनुसार, इसलिए इसमें हमें यस या नो में रहना चाहिए, साइड में नहीं रहना चाहिए। अब देखा जाए तो भारत इससे पहले भी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी एब्सेंट रहा है, तो उसमें मेन मामला यह था कि हमारे रसिया के साथ अच्छे रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर तो इजराइल जो है, इजराइल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, जिसमें अमेरिका भी था। इसमें तो अमेरिका, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम तीनों एक साथ थे, तो यहाँ पर तो भारत के लिए एक प्लस पॉइंट था।
अगर देखा जाए तो अगर हम ग्लोबल इम्पोर्टेंस की देखा जाए तो हमें जो है कंसेंसस बनाने की आवश्यकता तो सही बात है कि है, लेकिन जो हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की वॉइस की बात करते हैं तो हमारी वॉइस है कहाँ, ये भी एक मामला हो सकता है। इसलिए अगर हमें ग्लोबल हाई टेबल चाहिए या हमें परमानेंट सीट चाहिए तो हमें अपना स्टैंड रखना होगा, न कि हमें चुप रहने से काम चलेगा। तो ये था आज का आर्टिकल। जो अन्य आर्टिकल हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस जो है वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे कि हम और मोटिवेट होंगे, और चैनल पर जो वीडियो है इन्हें जो है लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएँ। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।